हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। लगातार जारी है क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की। और जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और उसी की हम चर्चा करेंगे। आज की कहानी में क्या क्या बातें हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले क्लास की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट वन मिनट। मैंने कहा जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने जो चीजें देखी थी वो क्या था भाई साहब। कांग्रेस की स्थापना हमने देखी। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने क्या कहा, कांग्रेस की कांग्रेस की स्थापना हमने देखी थी। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में देखने को मिला था। और ये एक एक रिटायर व्यक्ति, एक अवकाश प्राप्त जो अधिकारी है, वो अधिकारी ए.ओ. ब्यूम था। और उनके द्वारा ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस की स्थापना किस लिए की गई थी? कांग्रेस की स्थापना किस लिए की गई थी? क्योंकि जो राष्ट्रवाद निकल के आए हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवादी नेता या क्रांतिकारी, इस क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी नेता और अंग्रेजों के बीच ये क्या देखने को मिला था? एक ब्रिज देखने को मिला था। और इस ब्रिज से पार होकर आपको अंग्रेजों के पास जाना पड़े। कहने का मतलब, अगर कोई राष्ट्रवादी नेता या क्रांतिकारी नेता कुछ करना चाहता है तो वो कांग्रेस से अनुमति प्राप्त करेगा। कांग्रेस के लगातार अधिवेशन हुए थे, हम जानते हैं। पूरी अधिवेशन की कहानी हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पूरा अधिवेशन देखे थे और क्या क्या बातें वो हम देखे थे। तो कांग्रेस की स्थापना पूरा देख लिया, क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, किसने किया था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये सारी कहानी हम देख चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। नेशनल मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा ये तीन चीजें हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनकी स्थापना 1885 में हुई थी। और ये 1947 तक अलग अलग अधिवेशन के अंतर्गत अलग अलग चीजें देखने को मिली थी। वही चीजें हमको यहाँ बात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको तीन चीजें या तीन जो है स्टेप्स देखने पड़ेंगे, तीन चरण। इनके कितने चरण थे भाई साहब? तीन चरण। इनके कितने चरण थे? तीन चरण थे। तीन चरणों में इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, और एक है जिसको हम नाम देते हैं तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण। तो तीन चरण यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। प्रथम चरण में आपको देखने को मिलेगा उदारवादी चरण, जिसको हमने क्या कहा? उदारवादी चरण, जिसका नाम है। द्वितीय चरण जिसको हम कहते हैं उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। और तृतीय जिसको हम कहते हैं गांधीवादी चरण। क्या है भाई साहब? गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण का जो टाइम लाइन है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वहां से लेकर 1905 तक आपको उदारवादी चरण देखेंगे। फिर वहीं पर आपको 1905 से लेकर 1919 तक द्वितीय चरण के अंतर्गत उग्रवादी देखेंगे। फिर 1919 से लेकर 1947 तक गांधीवादी चरण देखेंगे। तो तीन चरण में हम इसको और जो है बातें करेंगे।
तो यहाँ तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, उदारवादी चरण में उदारवादी नेता, उदारवादी की कार्यशैली, ठीक है, उनके विचारधारा की बातें करेंगे। यहाँ पर इस उग्रवादी चरण में आज की क्लास में देखेंगे तो वो होगा एक तो बंगाल का विभाजन, ठीक है, एक होगा बंगाल विभाजन देखेंगे, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। दूसरी हम बात करेंगे 1905 के बाद 1906 मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, और ये हुआ था 1906 में। 1907 में आपको देखने को मिलेगा सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन जिसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1906 है, याद रखिए, ये 1906 है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 और ये है 1907। और यही सूरत अधिवेशन में आपको उदारवादी नेता और उग्रवादी नेताओं का क्या हो जाता है भाई, ठीक है, दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं और उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता जिस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम आज बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे उदारवादी चरण, कहने का मतलब उदारवादी नेताओं के बारे में। चलिए, उदारवादी चरण, और उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक देखने को मिला था। इसके अंतर्गत क्या क्या हम देखेंगे, बातें करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट बातें जो होगी वो क्या होगा, तो सबसे पहली बातें उदारवादी चरण के प्रमुख नेता का नाम याद रखिए। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, उदारवादी चरण के प्रमुख नेता, प्रमुख नेता। उदारवादी कहने का मतलब है नरम दल, इसको इसको ही हम बोलते हैं क्या भाई साहब, नरम दल, नरम दल। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ये, इसको हम, इसी को हम बोलते हैं नरम दल, नरम दल, और यही उग्रवादी को हम बोलते हैं गरम दल, ठीक है। तो चाहे आप उदारवादी चरण के प्रमुख नेता बोल सकते हैं या नरम दल के प्रमुख नेता। तो वो कौन कौन से होंगे भाई, नाम याद रखिए। एक तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। दूसरी बात है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। दिनसा, दिनसा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, क्या नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। राज बिहारी घोष, याद रखिए, राज बिहारी क्या है, घोष है, ठीक है। क्या है भाई साहब, राज बिहारी घोष है, बोस नहीं है, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्या है, राज बिहारी घोष है। यही एक और नाम है जिसको हम कहते हैं राज बिहारी बोस। और याद रखिए जो राज बिहारी बोस है वो कौन से नेता है, वो उग्रवादी नेता है, उग्रवादी या गरम दल के नेता है, गरम दल, ठीक है। याद रखिए जो राज बिहारी बोस है वो उग्रवादी या गरम दल के नेता कहलाते हैं, और
गरम दल के नेता में और कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर यही मैं लिख दूं तो जैसे कि आप जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं ना, आप पढ़े होंगे 10वीं 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, अरे 12वीं में नहीं पढ़े होंगे, साइंस ले होंगे तो 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, अरे 8वीं क्लास में पढ़े होंगे भाई, अरे 5वीं क्लास में भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। लाल बाल पाल, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनका नाम। लाल कहने का मतलब है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। बाल कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल कहने का मतलब है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल और राज बिहारी बोस, ये सभी क्या नेता है भाई, ठीक है, याद रखिए ये सभी कौन से नेता है, उग्रवादी नेता है, ठीक है। परंतु हम क्या पढ़ रहे हैं, उदारवादी पढ़ रहे हैं, तो दोनों आप एक जगह याद करें तो बेटर होगा, ठीक है। ये वाला जो है वो नरम दल की नेता है या उदारवादी नेता है, ठीक है, नरम दल के नेता है या उदारवादी नेता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या है भाई साहब, वो उग्रवादी नेता है, ठीक है, क्या है, चलिए ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है भाई। तो ये उग्र उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बारे में अभी सिर्फ जान लिए, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम फिलहाल देख रहे हैं उदारवादी के बारे में। अब देखिए इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है, उदारवादी नेता के प्रमुख नेता हो गए उदारवादी के विचारधारा। उदारवादी नेता के क्या है, विचारधारा, ठीक है, क्या क्या चीज है। चलिए, विचारधारा ये किस प्रकार के विचार रखते हैं कि ब्रिटिश सरकार, भाई साहब धीर में खीर है बोलते हैं ना, समझते हैं ना आप, जो है परिश्रम करिए और परिश्रम के फल की चिंता मत करिए, धीर में खीर है, ऐसे सिद्धांतों को मानने वाले कौन है, उदारवादी नेता है। ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है, ऐसा किसने कहा, और ब्रिटिश सरकार क्या है, न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय है। एक न एक दिन, एक न एक दिन वो हमें न्याय देंगे, एक न एक दिन हमारी बातें सुनेंगे, ठीक है। वो न्यायप्रिय है, अच्छे इंसान है, अच्छे लोग हैं। साथ ही साथ इनकी विचारधारा और क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा को ये सही मानते थे, अंग्रेजी शिक्षा का क्या था, का समर्थक थे, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को सही मानते थे। अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दिया गया था, कहने का मतलब अंग्रेजों द्वारा जो स्कूल खोले गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश स्कूल, उसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं, ठीक है। और ये न्यायप्रिय है, ऐसा उदारवादी नेता का कहना है। चलिए, जो जो पाश्चात्य शिक्षा है, सॉरी पाश्चात्य संस्कृति है, उस संस्कृति को क्या करते हैं, उस संस्कृति को ठीक मानते हैं, ठीक है। जैसे विदेशों में जो संस्कृति होती है ना, अपने देखिए भारत का अलग संस्कृति है, ठीक है, सब एकता में जो है एकता में एकता दिखाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है भाई भाई है, यहाँ पर सभी अनेकता में एकता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो है, ठीक है, ये शिक्षा अलग ही है। तो पाश्चात्य संस्कृति को उदारवादी नेता क्या मानते हैं, सही मानते हैं।
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का आलोचक थे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का आलोचना करते थे, की गई थी। लेकिन आलोचना कहने का मतलब है ब्रिटिश आर्थिक जो नीति है, ठीक है, उनका आलोचना सिर्फ बोलते हैं ना कि आप जो है के लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोलने के आप शेर है, ठीक है, बोलने के शेर है, दहाड़ नहीं सकते, ठीक है, जो गरजता है वो बरसता नहीं, ऐसी ऐसी अगर मैं बातें बोलूं तो उदारवादी नेताओं में ये पूरी तरह से फिट होते हैं। उनको सिर्फ सिर्फ किस प्रकार से चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हैं और मांगे क्या थी। अगर इनकी मांगे की बात करें, इन उदारवादी नेता की मांगे क्या थी, ये अधिराज्य मांगते थे, अधिराज्य की मांग करते थे। और अधिराज्य कहने का मतलब है डोमिनियन स्टेट, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। अधिराज्य कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन अंग्रेजों का होगा, शासन प्रशासन अंग्रेजों को होगा हालांकि, लेकिन उनमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाए, भारतीयों को भी लिया जाए। बड़े बड़े पदों में अंग्रेजों के जो बड़े बड़े पदों में, ठीक है, उनकी जो शासन की नीति में, ठीक है, किसको लिया जाए, भारतीयों को लिया जाए, ऐसी मांगे थी, ठीक है। लेकिन मांगे किस प्रकार की थी, मांगे किस प्रकार की थी, ठीक है, उनकी मांगे की जो शैली थी, कार्यशैली कैसी थी, कार्यशैली, अगर मैं कार्यशैली की बात करूं तो किस प्रकार की कार्यशैली थी, उदारवादी प्रकृति, उदारवादी प्रकृति के थे, ठीक है, पूरी तरह से उदारिता दिखाते थे। सरकार को पत्र लिख के भेजते थे, अरे भाई तुम्हारे फूफा का बेटा है क्या, ठीक है, सरकार को चिट्ठी पत्र लिखते थे, चिट्ठी पत्र लिखते थे। अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो क्या, चिट्ठी पत्र लिखते थे, ठीक है, और लिखकर निवेदन करते थे, लिखकर निवेदन करते हैं, याचना करते थे, लिखकर क्या करते थे, चिट्ठी पत्र से निवेदन करते थे, याचना करते थे कि भाई साहब हमें ये चाहिए, ये दे दो, ठीक है, डोमिनियन स्टेट चाहिए भाई साहब, अब हमें दे दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, इतने वर्षों से जब वो कुछ आपको दे नहीं रहे सर, अंग्रेज शोषण के ऊपर शोषण करे जा रहे हैं। 1857 की जो दमन आप नीति देखेंगे, इतनी बर्बरता आपको देखने को मिलेगी, इतनी बर्बरता देखने को मिलेगी, इतने लोगों को फांसी चढ़ाया है। और इनके जानने के बावजूद भी अब ब्रिटिश सरकार को क्या समझते हैं कि वो न्यायप्रिय है। ब्रिटिश सरकार को गर्लफ्रेंड की तरह पत्र लव लेटर लिख के आप दे देंगे तो वो क्या वो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। और ऐसे ही हुआ, ठीक है, चलिए। साथ ही साथ अखबार में विज्ञापन छपवाते थे, अखबार में अपनी मांगों की, अपनी मांगों की क्या करते थे, विज्ञापन छपवाते, विज्ञापन छपवाते थे, ठीक है, कि भाई साहब कहीं ना कहीं तो ये अगर ब्रिटिश की जो महारानी या कोई देख ले तो हमारे जो है बात मान ले। अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, बात कैसे मानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी चीजें थी कि अखबार छपवाने का ये मतलब है कि आम जनता को, आम लोगों को, वहां के जो भारतीय लोगों को हमारी मांगों के बारे में पता चले, तो हमारी तरफ से ब्रिटिश सरकार से निवेदन करें, याचना करें, हमारी मांगों का समर्थन करें, ऐसा चाहते थे और उदारवादी नेता, ठीक है। सरकार से मिलकर शांतिपूर्वक बात करने की भी चाहते थे, सरकार से मिलकर शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक बात करने में विश्वास रखते थे, बात करने में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है, चलिए।
ठीक है। और अब जानते हैं, ये देखिए इनका फायदा क्या हुआ। इनका देखिए ये सभी है तो फायदा उतना ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन एक फायदा हुआ। इनमें एक फायदा हुआ कि सभी के जो है उपलब्धियां आपको क्या उपलब्धियां क्या हासिल हुई कि सिविल सेवा में भारतीयों को भी भारतीयों को भी ठीक है, भारतीयों को भी भर्ती का, ठीक है, भर्ती का क्या दिया, आदेश दिया या आदेश मिला। ठीक है, तो एक उपलब्धि मिली कि जो सेवा में आप जानते हैं आईसीएस, मैंने कहा था इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस के जो एग्जाम होते थे वो लंदन में हुआ करते थे। और इसमें सिर्फ सिर्फ इंग्लैंड के जो विद्यार्थी थे, इंग्लैंड के जो परीक्षार्थी थे वही एलिजिबल थे। लेकिन बाद में ये चीजें, जब ये चीजें मांगी बढ़ती गई, अलग अलग अधिवेशन हुआ, तो दादा भाई नौरोजी की, आप पढ़े हैं इसी चीज को मैंने बताया पिछले क्लास में हम देखे थे। ठीक है, इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, सिविल सेवा, ठीक है, उनके जो है द्वारा क्या किया गया था, जो सिविल सेवा में, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, भारतीय विद्यार्थी हैं, उनको भी लिया जाए। ये किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी। ये कब की बात है, 9वें अधिवेशन 1893 की बात है। ठीक है, कब की बात है, ये 1893 में जब बात हुई थी, 9वां अधिवेशन, और 9वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, लाहौर में। कहाँ पर, ये चीजें मैंने बताया था, लाहौर में हुआ था 9वां अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही आईसीएस की परीक्षा को लंदन से भारत लाया, कहने का मतलब लंदन के साथ साथ भारत में भारतीय लोगों द्वारा भी दिया जा सकता है। तो ये उपलब्धियां आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, उदारवादी नेता की ये चीजें, ठीक है, प्रमुख देखिए, उदारवादी नेता के प्रमुख नेता के बारे में याद रखिए, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा क्या है, ये ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं ब्रिटिश सरकार को, किस प्रकार की सरकार समझते हैं, वो चीजें याद रखिए। तीसरी बात याद रखिए, इनकी कार्य करने की शैली कैसी थी। ठीक है, इनको चाहिए अधिराज्य, इनको चाहिए डोमिनियन स्टेट। अधिराज्य मैंने फिर बता रहा हूँ, अधिराज्य कहने का मतलब है कि सरकार, ठीक है, सरकार इंग्लैंड का होगा, ब्रिटिश का होगा, लेकिन उसमें उसमें बड़े बड़े पदों पर भी भारतीयों को भी लिया जाए। और उसी के चलते ये जो मांगे थी, ये जो मांगे थी, उसी के चलते मैंने कहा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम जो है भारतीय नहीं दे पा रहे थे, तो भारतीयों को भी मौका मिला। और ये पेपर एग्जाम हमेशा इंग्लैंड में होते थे, अब एग्जाम कहाँ होने लगा, भारत में भी होने लगा। ठीक है, और ये बातें, ठीक है, तो कहने का मतलब एक उपलब्धि यहाँ पर हासिल मिली। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो जो कार्यशैली, जो विचारधारा है, ठीक है, इनके जो विचारधारा है और इनकी कार्यशैली, ये विचारधारा और कार्यशैली, अगर हम बात करें उग्रवादी नेता के जो है परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, अगर मैं बात करूं उदारवादी नेता के बारे में, ठीक है, तो आप देखें अभी जस्ट उनकी विचारधारा कैसी है, नम्र विनम्र विचारधारा कैसी है, और उनकी कार्यशैली कैसी है, ये हम देखिए अभी। नम्र विनम्र एकदम जो है निवेदन करना, याचना करना, पत्र व्यवहार करना, जो है क्या करना, अखबार में छपवाना अपनी बातें, अपनी मांगों को अखबार में छपवाना, ये सारी चीजें। लेकिन ये चीजें उदारवादी की जो कार्यशैली है, ठीक है, ये चीजें किसको पसंद नहीं आती थी, ये कार्यशैली पसंद नहीं आती थी किसको भाई, उग्रवादी को, उग्रवादी को। उग्रवादी नेता ये चाहते थे, उग्रवादी ये नेता जो है नेता ये चाहते हैं कि भाई साहब, ये पत्र चिट्ठी लिखने से, अखबार में छपवाने से आपको पूरी तरह से जो है अधिराज्य सौंप नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से आपको जो है स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहे पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी।
इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों में जोश दिलाना पड़ेगा, ठीक है, आग जननी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उग्रवादी और उदारवादी की चीजें समझते हैं ना, ठीक है। जब भड़काऊ भाषण, यहाँ पर जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा, भड़काऊ भाषण भी देखने को मिलेगा भारतीयों को। तो जहां पर ये आग बबूला हो जाते हैं, देखिए जहां पर आग की तरह जो है उग्रवादी आग बबूला हो जाते हैं, वहीं जो है अगर देखते हैं उदारवादी पानी की तरह एकदम शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है, इनके विचारधारों का अंतर है, ठीक है, विचारधारा का अंतर है। उग्रवादी बहुत ही ज्यादा जो है क्या थे, भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, ठीक है। और उदारवादी जो है एकदम नर्म, इसलिए इसलिए इसको इसलिए हम कहते हैं ये गरम दल की नेता है, ठीक है। गरम दल की जो है जो विचारधारा, ये नरम दल की विचारधारा है। तो इसमें जो डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो ये बातें हैं, आप जो है समझ सकते हैं चीजों को, सिर्फ नाम से समझ सकते हैं, उदारवादी और उग्रवादी या गरम दल और नरम दल, ठीक है। चलिए, तो चीजें हो गई, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे और दूसरे चरण की बात करेंगे। ये पहला चरण, प्रथम चरण ये समाप्त हो चुका है, और दूसरे चरण की हम बातें करेंगे तो वो क्या होगा भाई, द्वितीय चरण में उग्रवादी चरण, और जो स्टार्ट होता है 1905 से लेकर, ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक स्टार्ट होता है, ठीक है, चलता रहता है, ठीक है। जहां पर हम क्या देखेंगे, एक तो बंगाल विभाजन देखेंगे अभी देखने 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में, 7 में सूरत अधिवेशन, 9 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। फिर जो है 10 नहीं है, 11 आएगा, तो 11 में आप 1911 में आप देखने को मिलता है जो है दिल्ली दरबार वाला बातें, कामागाटो प्रोग्राम 1914 में, लखनऊ जो है समझौता 1916 में, ठीक है। 1917 में आपको देखने को मिलेगा, 16 में सॉरी, होम रूल जो है लीग देखने को मिलेगा, ठीक है। 17 में मांगेटिव ट्रांसपोर्ट सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। गांधी युग फिर जा जाता है 1919 से, फिर 1919 से हम बातें करेंगे इधर जो है गांधी युग, ठीक है। तो ये 5 से 7 जो चीजें हैं, ठीक है, उग्रवादी चरण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट कोई आया है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ते हैं, उदारवादी चरण की बातें करते हैं, और सबसे फर्स्ट इसमें हम देखेंगे 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905। चलिए,
इसको बंग बंग आंदोलन भी बोलते हैं, बंग भंग आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन। अब एक चीज क्या है वो हम समझते हैं। जिस समय मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, पहले हम जो जियोग्राफिकल जो है एरिया देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं पहले, इसका भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हम देखते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ सब समझने के लिए। ठीक है, उस पर जो है, चलिए ये है अपना भारत। ठीक है, समझते हैं। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अगर मैं बंगाल की बात करूँ, ठीक है, बंगाल प्रांत का बहुत बड़ा क्या था भाई साहब। ठीक है, बंगाल प्रांत का बहुत बड़ा जो है हिस्ट्री है, कहानी है, जो चीज हमने जो पिछले जो है कई पिछले क्लास में हम देखे थे। बंगाल मुगल साम्राज्य में एक उनका प्रांत था या सूबा था। सूबा समझते हैं ना, सूबा या प्रांत। बंगाल जो है एक प्रकार का क्या था, सूबा था या प्रांत था, कहा मुगल जो है शासन में, मुगल साम्राज्य के समय। और जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो बंगाल अलग एक राज्य के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, और इसी बंगाल पर जो है बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू आता था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू डेवलपमेंट होता था इसी बंगाल के पास में। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1717 में 1717 में जो है फर्रुखसियर के फरमान से, फर्रुखसियर के एक आदेश थे, एक अधिकार पत्र से जिसको दस्तक नाम दिया गया है, उस अधिकार पत्र के हिसाब से बंगाल को 3000 रुपये की वार्षिक दर से इस बंगाल पर क्या किया गया था, मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट दी गई थी सन 1717 में। ठीक है, और फर्रुखसियर द्वारा। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग मैंने कहा मुगल साम्राज्य का एक प्रांत होता था, एक सूबा होता था, और वहां पर सूबेदार कार्य करते थे। ठीक है, सूबेदार बना के भेजा जाता था। जब मुगल साम्राज्य का कुछ शासक अगर जो है योग्य नहीं है, अयोग्य शासक है, दुर्बल शासक है, तो उनका फायदा उठा के उनके ही सूबेदार रो ने क्या किया, बंगाल का क्या किया, अलग राज्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बंगाल की बात करूं, ठीक है, अगर यदि मैं बंगाल की बात करूं, ये है मान के चलिए बंगाल के एरिया। तो बंगाल के एरिया में कौन कौन, अभी देखिए, अभी पहले आज का भारत नहीं है, ये आज का भारत नहीं, 1905 का भारत है, उसके जो है भारत है। और आज जो है 2023 चल रहा है। भारत आजाद के बाद का भारत अलग है और पहले का भारत अलग है। इस बंगाल प्रांत में कौन कौन से राज्य आते थे, कौन कौन से स्थान आता था, तो खुद अभी जो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब समझिए, पहले मैं लिख देता हूँ। अभी का जो है बंगाल आता है। ठीक है, अभी का बंगाल प्रांत में ये क्या है, बंगाल था। ठीक है, और मैंने क्या कहा, बंगाल में अभी क्या क्या आता है, एक तो पश्चिमी बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, क्या भाई साहब, पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका उड़ीसा आता है, यहाँ पर आपका झारखंड आता है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ ही साथ बांग्लादेश। ठीक है, जिसको हम पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है, बांग्लादेश, साथ ही साथ असम,
ठीक है, ये सभी आते थे। यहाँ पर बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में एक तो पश्चिम बंगाल, अभी का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, असम। जब भारत की स्थिति ऐसी थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो 1947 के पहले की स्थिति ऐसी थी जब बंगाल प्रांत में ये सभी आते थे। ठीक है, और मोस्टली जो बंगाल के पूरे एरिया के लिए एक क्या बना हुआ था, एक सूबेदार बना के भेजा जाता था। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर उस समय सूबेदार बना के भेजा था। जब प्रांत था, ये किसका प्रांत था, मुगलों का जब प्रांत था, तो सूबेदार बना के भेजता था। और अलग अलग क्षेत्रों का नायाब सूबेदार बना के भेजा जाता था। ठीक है, क्या बोलते हैं, नायाब सूबेदार। ठीक है, जब कब मुगल काल की बात करें, मुगल काल के समय जब ये अंग्रेजों की आसपास की हम बात करें, 1905 की बात करें, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब बंगाल में आपको पता होगा, ठीक है, अभी अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, अब देखिए बंगाल दो चीजों में विभाजित करने की कोशिश की गई। बंगाल प्रांतों में अगर मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल विभाजन की बात करूं, ठीक है, तो दो चीज यहां पर देखने को मिलेगा आपको। एक है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये क्या है भाई, पश्चिमी बंगाल। और दूसरा है आपका पूर्वी बंगाल। क्या है, पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से स्टेट है, यहाँ की जो राजधानी है, ठीक है, ये मैं यही लिख देता हूँ। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है, वो राजधानी क्या थी भाई साहब, कोलकाता थी, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता या कोलकाता पहले। और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो थी ढाका। ठीक है, क्या है, अभी जो बांग्लादेश में चला गया है, क्या है, ढाका, जो बांग्लादेश में चला गया। समझिएगा, पहली पूरी बातें समझिएगा, उसके बाद हम पॉइंट पर आते हैं नीचे। अभी तो उसकी जियोग्राफिकल जो एरिया है उसको समझ रहे हैं, क्या क्या है इसकी राजधानी है। और यहाँ पर क्या आते थे, यहाँ पर जो स्टेट है वो बिहार प्लस बंगाल। ठीक है, बिहार प्लस पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है, मैंने कहा जो बंगाल है, नॉर्मल जो है बंगाल है, प्लस उड़ीसा, या जिसको उड़ीसा के नाम से जानता है। यहाँ पर अगर बात की जाए इस स्थान पर, ठीक है, पूर्वी बंगाल में आपका ढाका आता है, पूर्वी बंगाल आता है। ठीक है, पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल है, इधर पूर्वी बंगाल आता है, प्लस असम का क्षेत्र पर आता है, जो उस समय अरुणाचल प्रदेश, पहले जो है असम का क्षेत्र, बाद में अरुणाचल प्रदेश देखने को मिला, वो जो असम का एरिया है। ठीक है, ये चीजें। दूसरी बात है, ये जो पश्चिमी बंगाल के जो क्षेत्र है, वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, क्या है, ये स्थान आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। और जो पूर्वी बंगाल जो है वो कौन सा है भाई, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। अभी भी आप देखेंगे बांग्लादेश में ज्यादातर आपको मुस्लिम वो जो वर्ग के नजर आएंगी। ठीक है, अलग होने के बाद वहां पर आपको देखने को मिले। तो अब देखिए बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, इतनी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, पहली बात है। दूसरी बात है, इस बंगाल से, ठीक है, विभिन्न क्रांतिकारी आए हैं, और विभिन्न क्या है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी या एवं राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता यहीं से आते हैं। समझिएगा पूरी बातें पहले। ठीक है, विभिन्न क्रांतिकारी नेता या राष्ट्रवादी नेता कहां से आते हैं, बंगाल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, गतिविधि, ठीक है, विरोध की जो गतिविधि होगी, अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध करेंगे वो बंगाल से बहुत सारे आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब बंगाल से ही
जो है उग्रवादी नेता, उदारवादी नेताओं में बहुत सारे जो बंगाल से ही आते हैं, राष्ट्रवादी नेता, ठीक है, बंगाल से आते हैं। तो बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था एक प्रकार से, यहाँ पर एक केंद्र था एक प्रकार से, जो है यहाँ पर जो क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी नेताओं का क्या बन गया था, एक केंद्र बन गया था। और यहीं से क्या होता था, चीजें और जो है बदलती थी, यहीं से लोग क्या बनते थे, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी निकल के आते थे। अब देखिए, यदि कोई स्थान बहुत बड़ा है, समझिए कोई स्थान बहुत बड़ा है और वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिंदू भी दिखाई दे रहा है, मुस्लिम भी दिखाई दे रहा है, तो इस स्थान को तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया क्या था, ठीक है, तोड़ने का, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसी स्थान को, इसी बंगाल को क्या किया गया था, कब, सन 1905 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के एक आदेश से क्या किया गया, इस क्षेत्र को तोड़ दिया गया। किस क्षेत्र को तोड़ दिया, इस बंगाल को, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक तरफ जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उनको अलग कर दिया गया, ठीक है, एक तरफ जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उनको अलग कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र है उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, सरकार, ब्रिटिश सरकार अच्छे से जानती थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार अच्छे से जानती थी, ठीक है, क्या करो, जो है डिवाइड एवं रूल, बांटो एवं राज करो, ठीक है, क्या है, बांटो एवं राज करो की नीति, राज करो की नीति, डिवाइड एवं रूल की नीति ये अच्छी तरीके से जानती है। जब इनकी शक्तियां क्या थी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनकी शक्ति, हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, कोई एक दूसरे पर लड़ा नहीं रहते। यहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे फारसी हो, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म से क्यों नहीं आते हो, अपने अधिराज्य की मांग को अड़े रहे, अपने जो क्रांतिकारी और जो चीजें हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, उनको कभी जो है वो अपने आप को कमजोर नहीं समझे, एक कभी एक दूसरे पर लड़ाई नहीं किए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है डिवाइड एवं रूल की, ठीक है, तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया गया है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग करने के लिए की घोषणा जारी की, ताकि हम हिंदू और मुस्लिमों को क्या कर सके, लड़ा सके, ठीक है, बांटो और राज करो। जब ये बिखर जाएंगे, ठीक है, जब ये बिखर जाएंगे तो इनका दमन करना आसान होगा। और यही बातें मैं पिछले कुछ क्लास पहले और कहा था, कब की बातें हैं, जब 1857 की क्रांति की बात है, जब 1857 की क्रांति, मैंने कहा था कि इनकी क्रांति में असफलता के कारण क्या है भाई साहब, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बहुत चीजें आपको देखने को मिली थी, जहां पर लोग एकजुट होकर नहीं आए थे, अपने अपने फार्मूला यूज कर रहे थे, कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई जो है कानपुर से आ रहा था, कोई नागपुर से आ रहे थे, कोई बिहार से आ रहा था, कोई कहीं और से आ रहे थे, सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्र बांटे, कोई एकता नहीं था, एकजुट नहीं था, ठीक है, कोई एक उद्देश्य नहीं था, तो बिखरे हुए थे, और बिखरे होने के कारण दमन करना, अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए थे, और खासकर जो मध्य भारत और उत्तरी भारत के क्षेत्र पर ही आपको देखने को मिला, दक्षिण भारत में तो भाई साहब नामो निशान नहीं था, ठीक है, दक्षिण भारत में आपको वो चीजें आपको देखने को नहीं मिली थी, नजर नहीं आया था, और इसी कारण से अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, एक एक करके अलग अलग स्थानों में होने के कारण ये दमन कर दिया गया, अपना अलग अलग नेता था, अरे भाई एक नेता चुनते, स्टार्टिंग में दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था, लेकिन उनको रंगून भेज दिया गया था, 1857 की क्रांति पूरी देखे थे हमने, ठीक है, तो बिखरे हुए थे, एकजुट नहीं थे, उद्देश्य पता नहीं था, संगठन नहीं था, एकता का अभाव था, बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर जो है क्या नहीं किए थे, सम्मिलित नहीं हुए थे, कुछ जमींदारों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया, तो ये सारे कारण है जिसके कारण 1857 की क्रांति फैल होती नजर आई। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति चीजें आपको देखने को मिलेगी कि बंगाल में बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है,
और ये बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, असम, ये सभी यहाँ से आते हैं। तो यहाँ एक साथ एकजुट होकर अगर दबाव बनाए अंग्रेजों के खिलाफ तो बैकफुट में चले जाएंगे। ठीक है, और इसी को तोड़ना, क्योंकि ये 1857 में भाग चुके थे, क्योंकि अब वो जानते थे कि हालांकि हम विजय हो चुके हैं, वो जानते थे, अंग्रेज जानते थे कि हालांकि वो विजय रथ में सवार थे, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक चोट उनको मिली थी कि अगर इससे ज्यादा उग्र भड़क गए तो हम कहीं न कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी कारण से जब ऐसी चीजें होती है तो हमेशा आपको देखने तोड़ने की बात आती है, और तोड़ने की बात यहाँ पर भी आई है। डिवाइड एवं रूल, बांटो और राज करो की नीति, हिंदू और मुस्लिम दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया और बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, चलिए, तो ये फैक्ट चीजें और फैक्चुअल चीजें भी आपको देखने को मिलेगा आगे अगर बढ़ेंगी। ठीक है, इनके अंदर कुछ फैक्चुअल चीज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत। वो क्या क्या चीजें हैं वो आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के कुछ तथ्य, ठीक है, कुछ तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि 7 अगस्त 1905, और 7 अगस्त 1905 को क्या देखने को मिला था, स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा की थी। ठीक है, पहले हम ये भी बता देता हूँ कि ये जो घोषणा कब हुआ था। ठीक है, तो पहली बातें, ये घोषणा की बात करें तो घोषणा आपको देखने को मिलेगी 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में। और इस समय जो वायसराय थे, वायसराय, और वायसराय कौन थे भाई साहब, जो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने क्या जो निर्णय लिया, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि जो बंगाल प्रांत है उसको हम अलग कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ जो हिंदू वर्ग है उसको हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनको हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे। और इसी के चलते ये घोषणा की गई कब, 20 जुलाई 1905 में। और वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषणा की गई थी। चलिए, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन आंदोलन की घोषणा किसके द्वारा, भारती द्वारा। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। जब ये पता चला, ठीक है, ये किसके द्वारा, भारतीय द्वारा, भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, कहने का मतलब जो भारत में बने, ठीक है, स्वदेश, जो भारत में बने चीजों का ही उपयोग करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, ठीक है, विदेशों का बहिष्कार करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क इकोनॉमिक में पड़ेगा, आर्थिक स्थिति में पड़ेगा। उस समय मैंने कहा था 1857 की क्रांति में एक चीज मैंने बताया था, आर्थिक स्थिति जो है डगमगाई गई थी भारत में, क्योंकि जो उद्योग धंधे वो बंद हो गए थे। और इंग्लैंड से आने वाले सामान जो है वो भारत में बिके जाते थे। ठीक है, इंग्लैंड से ही आने वाले सामानों की बिक्री भारत में होती थी। यहाँ के जो कृषक थे, यहाँ के कारीगर थे, यहाँ के व्यापारी थे, यहाँ के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। तो जो इंग्लैंड से सामान बन के आती थी उसका यूज क्या करेंगे, उसका यूज भारत के लोग करते हैं। और इसी यूज को हम क्या करेंगे, जो है हटाएंगे, और हम स्वदेश में ही अपना क्या करेंगे, स्वदेशी क्या है आंदोलन की घोषणा करेंगे। स्वदेश में बने वस्तुओं, स्वदेश में बनी चीजों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए,
16 अक्टूबर को, ये समझिए घोषणा कब की, 20 जुलाई को। और ये जो है लागू हो गया था, विभाजन जो है, बंगाल विभाजन, हम पूरा लिखते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन लागू, ठीक है, या प्रभाव में आया था, लागू या प्रभाव में आया था या पारित हुआ था, जो भी है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है, प्रभाव में आ गया था। कब की बात है, 16 अक्टूबर, कब, 1905 में। अब 1900, देखिए घोषणा तो हुआ था, ठीक है, घोषणा होना अलग बात है, घोषणा के बाद उस चीज को पारित करना वो भी अलग बात है, ठीक है। तो घोषणा तो 20 जुलाई 1905 को हो गया था, ठीक है, और इसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन की भारतीयों द्वारा घोषणा की गई थी। जो पारित हुआ, ये जो बंगाल विभाजन वो पूरी तरह से पारित हो गया, कब, 16 अक्टूबर 1905 को। अब क्या हो गया, पूरी तरह से ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूरी तरह से अलग हो गए, ठीक है, क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी के चलते, ठीक है, इसी के विरोध में, ठीक है, इसी के विरोध में क्या हुआ, ठीक है, इसी के विरोध में आपको देखने को मिलेगा प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन हुआ, ठीक है, इसी के विरोध में क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन में, विरोध में कुछ कुछ चीजें सामने नजर आती हैं, जहां पर एक दूसरे पर राखी बांधी गई, शोक दिवस मनाया गया है, ठीक है, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया है, जो एक दूसरे जो है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा को जो है चीजें, जो भाईचारा जो है वो टूटे ना, रिश्ता टूटे ना, ठीक है, उसके लिए जो राखी बांधी गई एक दूसरे में। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हुआ, विरोध और प्रदर्शन हुआ देखने को मिला था, ठीक है। और ये विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत, ठीक है, विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज देखने को मिली थी, किसने किसने किया था। तो एक नाम आता है कृष्ण कुमार, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। और कृष्ण कुमार मित्र की बात करें, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, पत्रिका, और पत्रिका जिसका नाम था संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी नामक इन्होंने क्या लिखा था भाई, पत्रिका लिखा। और पत्रिका में इन्होंने क्या किया, बंग भंग का विरोध किया, बंग भंग का, भंग का क्या किया, विरोध किया। मैंने क्या, कृष्ण कुमार मित्र जो है उन्होंने क्या किया, संजीवनी नामक पत्रिका लिखी और बंग भंग का विरोध किया, साथ ही साथ बहिष्कार करने का आदेश दिया, आग्रह किया, बहिष्कार। और बहिष्कार किसका, विदेशी का बहिष्कार, विदेशियों का, विदेशी, विदेशी के बहिष्कार का, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का क्या किया है, आग्रह किया है। संजीव जो है कृष्ण कुमार मित्र ने पत्रिका लिखी संजीवनी, ठीक है, और संजीवनी मानक पत्रिका में देखेंगे। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा स्वदेशी एवं, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, कहने का मतलब है स्वदेशी वस्तु अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो भारत में बने वस्तु का यूज करो, इंग्लैंड से आने वाली वस्तु या, ठीक है, इंग्लैंड में जो बनी वस्तु का बहिष्कार करो। तो ये विदेशी बहिष्कार और बंग भंग का विरोध जो है अपनी पत्रिका संजीवनी में किसने किया था, कृष्ण कुमार ने, ठीक है। चलिए वहीं पर अगर दूसरी बात करें, मैं यही लिख देता हूं, वहीं पर हम दूसरी बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ, कुछ और बातें होगी। मैंने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने क्या किया था भाई साहब, इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया था, संपूर्ण, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने क्या कहा, ये जो है संपूर्ण बंगाल में, पूरे बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में क्या किया था, शोक दिवस मनाया था, ठीक है। संपूर्ण बंगाल में क्या किया था, शोक दिवस मनाया था, ठीक है। पहली बात है, एवं, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, राखी बांधी, ठीक है। और राखी बांधना मतलब समझते हैं भाईचारा जो है दिखाना, ठीक है, बांधी, कि हम हिंदू मुस्लिम भले ही, ठीक है, एक मैप में, एक कागज के मैप में अलग हो गए हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम भले ही हम अलग हो गए, लेकिन अभी भी हम क्या है, भाई भाई हैं। अभी भी हमें जो राष्ट्रवादी की भावना है अपने भारत के लिए, ठीक है, जो क्रांतिकारी की भावना है, ठीक है, वो अभी भी है हमें, हम क्या है, भाई भाई हैं। ये चीजें जो है दर्शाने के लिए, ये चीजें जो है दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए राखी बांधी गई। और इसी को देखते हुए रविंद्रनाथ को टैगोर के जो है आग्रह पर, कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर, उनके सलाह पर कांग्रेस ने भी क्या किया, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, रविंद्रनाथ के आग्रह पर, रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर, ठीक है, क्या किया, शोक दिवस मनाया, शोक दिवस मनाया। कब भाई साहब, इसी समय 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, कि हमारे लिए, ठीक है, बोलते ना ब्लैक डे, ठीक है, तो उनके लिए क्या था, ब्लैक डे था। चलिए, चलिए, तो इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीजें हो गई, ठीक है, क्या हो गया, ये चीजें हो गई। हाँ, एक चीज और, ये तो ये तो पूरी तरह से हो चुका है। अब इसको, क्या ये हमेशा रहेगा, जब तक जो है अंग्रेज रहेंगे तब तक रहेगा, क्या ये कभी खत्म की जाएगी, क्या ये अभी खत्म की जाएगी? आपको पता होगा, ये जो खत्म होगा, ये कहने का मतलब ये रद्द होगा, कौन, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो रद्द होगा वो कब होगा भाई साहब, ये होगा 1911 में। और 1911 में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार। हम देखेंगे 3 दिल्ली दरबार हुए थे, उसकी पूरी बातें करेंगे। कहने का मतलब जो ब्रिटिश काउन है, ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश महारानी है, ब्रिटिश के जो है बड़े ओहदे पर जो महारानी है, जो है राजा है, वो यहाँ पर आते हैं दिल्ली पर, उनका जो स्वागत किया जाता है, ठीक है, एक दिल्ली दरबार लगती है, उसी को हम कहते हैं दिल्ली दरबार। और यहीं पर 1911 में ही आपको ये पता चलेगा, तो प्रथम बार जो दिल्ली है, प्रथम बार जो दिल्ली क्या बना था भाई साहब, राजधानी बनी थी किसकी, भारत की, पहले कोलकाता थी, ठीक है। तो ये भी बातें हम देखेंगे। और इसी समय क्या हुआ था, रद्द होगा बंगाल, बंग बंग आंदोलन के अंतर्गत बंगाल विभाजन क्या हो गया, रद्द किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई, ये चीजें हो गई जो चीज हम देख रहे थे। नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी, मुस्लिम लीग का गठन। चलिए, हम क्या बातें करेंगे, मुस्लिम लीग का गठन की बातें करेंगे। तो ये सब चीजें आप, ये जो बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट है, ये फैक्ट वगैरह, पॉइंट वगैरह आपको याद रखनी है, ठीक है, किससे रिलेटेड, बंगाल विभाजन से संबंधित ये बातें आपको क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। अब जो दूसरा देखेंगे,
वो क्या है भाई साहब, ये तो बंगाल विभाजन हो गया है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से हम अभी देख लिए। दूसरा हम देखेंगे मुस्लिम लीग। 1905 के बाद जो दूसरी बात आती है, दूसरा जो चीजें आती हैं वो क्या है, मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। चलिए, हम क्या देखने वाले हैं, मुस्लिम लीग का गठन। और मुस्लिम लीग का गठन कि कब हुआ था भाई साहब, ये हुआ था 1906 में, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन देखने को मिला था। और ये क्या है तो हम देखते हैं, चलिए। अब देखिए मुस्लिम लीग के गठन के वो जो है, अगर हम पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसकी अगर पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं, इसकी भूमिका क्या है, क्यों ऐसा आपको देखने को मिला। देखिए मुस्लिम लीग एक प्रकार का ऐसा संगठन है, मैं पहले ये बता दूं, ठीक है, मुस्लिम लीग एक प्रकार का ऐसा संगठन है, एक मुस्लिमों का संगठन है, ठीक है, एक दल है, ठीक है। और उनमें से सिर्फ सिर्फ केवल और केवल मुस्लिम ही रहेंगे, मुस्लिम ही उनके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। और कहा गया है कि मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिमों को क्या दिया जाए, पृथक राजनीतिक दल का गठन किया जाए, मुस्लिमों के लिए पृथक क्या हो, राजनीतिक दल का गठन किया जाए, ठीक है। क्योंकि जहां पर इस भारत में हिंदू मुस्लिम समान है, वहां पर यहाँ पर लगता था, लोगों को, मुस्लिमों को लगता था कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके लिए, ठीक है, कि एक प्रतिनिधित्व किया जाए, उनके लिए एक क्या लिया जाए, ठीक है, उचित जो है एक गठन किया जाए, लीग का गठन किया जाए, एक संस्था का गठन किया जाए। और उसी के अंतर्गत जो पृष्ठभूमि थी, वो हम उसी पर हम बेस करें, बात करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जिसको नाम है सलीम उल्ला खान, सलीम उल्ला खान, उल्ला खान। और सलीम उल्ला खान ने क्या किया था, याद रखिए, ये सलीम उल्ला खान कौन है, ये ढाका का क्या था भाई साहब, नवाब था, ठीक है, ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खान, ठीक है। और सलीमुल्लाह खान जो है 1905 में हुए बंग भंग या बंगाल विभाजन, बंग भंग या जिसको हमने क्या नाम दिया था, बंगाल विभाजन, बंग भंग या बंगाल विभाजन जो 1905 में भी जस्ट देखें, उसी का समर्थन किया था, ठीक है, उसी का समर्थन किया था, किसने, सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ने कहा था कि हाँ भाई ठीक है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग किया जाए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग किया जाए, और मुस्लिमों को एक प्रतिनिधित्व के रूप में दे दिया जाए, ठीक है, एक मुस्लिम के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में क्या किया, खड़ा किया जाए, ठीक है। चलिए बंग भंग का क्या किया, विभाजन का क्या है, विभाजन का समर्थन देखने को मिला। और इसके साथ साथ इन्होंने जो मांगे रखी, ठीक है, इनमें, ठीक है, जो बाद में हम बाद में देखेंगे क्या मांगे रखी, ठीक है। चलिए, ये जो मांगे रखी, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए, ठीक है, अलग प्रतिनिधित्व लिया जाए, ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व किया जाए, ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व मिले किसको, मुस्लिमों को, ठीक है। ये मांगे रखी गई ताकि देखिए, ताकि विश्वास बना रहे। अब देखिए सबसे मेन चीज क्या है, अभी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो सरकार है, ठीक है, जो सरकार है वो सिर्फ सिर्फ क्या करेगी, ठीक है, जो सरकार है वो, कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार है, वो समझती है, कौन समझता है, मुस्लिम जो लीग के बंदे हैं वो समझते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो कांग्रेस की ही मानते हैं,
और कांग्रेस ऐसे ही करेंगे जैसे उसे चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कांग्रेस से अलग हमें एक गठन का जो है एक संस्था का निर्माण होना चाहिए, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानेंगे, जहां पर मुस्लिम भाई बंधु आके यहाँ पर अपना जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर सके, मुस्लिम वर्ग को ऊपर उठा सके, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व कर सके। इसके लिए क्या किया गया है, ये चीजें देखने को मिली थी। चलिए बात करते हैं इसके तहत कुछ अन्य फैक्ट की बातें करेंगे। तो कहा जाता है, क्या क्या फैक्ट है भाई, 1 अक्टूबर, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अक्टूबर 1 अक्टूबर 1906, इस 1 अक्टूबर 1906 में कहा जाता है कि 36 मुस्लिम व्यक्ति का, मुस्लिमों का मुस्लिमों का शिष्टमंडल, शिष्टमंडल 36 मुस्लिमों का शिष्टमंडल कहाँ गया था, शिमला गया था। कहाँ गया था भाई, शिमला गया था। और शिमला में ठीक है लॉर्ड मिंटो साहब रहते थे, लॉर्ड मिंटो अपने जो है लॉर्ड मिंटो साहब रहते थे। ठीक है, कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो साहब आराम फरमा रहे थे, बाग में आराम फरमा रहे थे आराम से। ठीक है, वहीं पर जो है 36 मुस्लिमों का जो शिष्टमंडल है, ठीक है, वो कहाँ गए थे, शिमला गए थे। किससे मिलने गए थे, लॉर्ड मिंटो को मिलने गए थे। और उस समय वो वायसराय थे उस समय। ठीक है, इस समय की वायसराय कौन है, वो लॉर्ड मिंटो साहब है। और लॉर्ड मिंटो जब कहेंगे कि वैसा वैसा होगा, तो जाहिर सी बात है करेंगे, क्योंकि इन्हीं वायसराय लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको पता है ना, जब 1885 में लॉर्ड डफरिन थे वायसराय, तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इन्हीं को देखा देखी 36 मुस्लिमों का शिष्टमंडल लेके गए किसके पास, लॉर्ड मिंटो के पास। लॉर्ड मिंटो कहाँ थे, शिमला में थे। और गए और कहा भाई साहब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, ये मुस्लिमों का एक प्रतिनिधित्व हम बना रहे हैं, प्रतिनिधित्व ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, हम मुस्लिम लीग का गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग का क्या हो, का गठन करने जा रहे हैं। इसमें आप क्या करिए, हामी भरिए, इसको आप जो है पूरी तरह से, ठीक है, इसको पारित करिए। इसको क्या करिए, इसको भाई साहब पारित कर दीजिए। हमारा जो मुस्लिम वर्ग के लोगों का एक प्रतिनिधित्व ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मुस्लिम वर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व आना चाहिए। ठीक है, और जो निकल के आएगा वो मुस्लिम लीग से निकल के आएगा, मुस्लिम लीग का गठन होना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखिए, और यहाँ पर पृथक निर्वाचन की मांग की गई। यहाँ पर गठन के साथ जो है क्या है, पृथक निर्वाचन की मांग की गई, निर्वाचन की मांग। ठीक है, कहने का मतलब जो मुस्लिम मुस्लिम ही खड़ेंगे और वही जो है वोट दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम जो पृथक निर्वाचन, अलग जो है चुनाव, अलग जो है इनका निर्वाचन किया जाए, मुस्लिम वर्ग ही खड़े होंगे और वहां उन्हीं लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। और ये चीज अंग्रेज भाग चुकी है। अंग्रेज कैसे भाग चुकी है, क्योंकि इसके पहले 1905 में जो चीज इन्होंने सोचा है, 1905 में जो बंग भंग हुआ है, उसी का ये रिजल्ट समझते हैं भाई साहब। क्योंकि 1906 में मुस्लिम वर्ग के लोग मेरे ही पास आ गए, अंग्रेज के पास चले गए कि हमें अलग चाहिए, पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, पृथक जो है एक गठन की मांग करें, लीग का मांग करें, जिसको कहा गया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम तो अलग होना चाहती, तो इनको तो वही चाहिए भाई, इनको तो वही चाहिए कि डिवाइड एवं रूल, बांटो और शासन करो की नीति वही चाहिए। जब जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी, ये जानते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जब आगे चलेंगे, आगे आपको देखने को मिलता है, इन्होंने भाई साहब ने तो हामी भरना ही है, हामी भरना ही है। इन्होंने हामी भर दी, इन्होंने कहा कि भाई साहब लो भाई अब बना लो जो भी है। तो इन्होंने, आपको देखने को मिलेगा बाद में, आपको देखने को मिलेगा कब की स्थिति है ये,
30 दिसंबर सन 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को। और 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ, सलीम उल्ला खान, सलीम उल्ला खान, और सलीम उल्ला खान ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ढाका पर, ठीक है, क्या है, ढाका पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, लीग की क्या की, स्थापना कर दिया। और इस प्रकार से 1906 में क्या हो गया, मुस्लिमों का एक जो है अलग प्रतिनिधित्व करने वाला एक गठन बन गया, एक लीग बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये पूरा नाम है अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कुछ पॉइंट को लेकर, तो अगर मैं बात करूं स्थापना किसने किया था, स्थापना किसने किया था, तो सलीम उल्ला खान को जाता है, ठीक है, सलीम उल्ला खान, पहली बातें। दूसरी बातें, इस समय वायसराय क्या कौन थे, ये फैक्ट चीजें हैं भाई साहब, फैक्चुअल चीजें हैं, वो याद रखिए, ठीक है। ये डेट जो है लॉर्ड मिंटो, ठीक है, मैं डेट लिखूंगा, ठीक है, क्या है, लॉर्ड मिंटो। चलिए, मैंने कहा लॉर्ड मिंटो साहब, डेट यहां आप लिख सकते हैं 30 दिसंबर कब, 1906 को स्थापना देखने को मिला था। वहीं पर नेक्स्ट बातें क्या है, इनकी जो है स्थापना स्थल, ठीक है, कब स्थल क्या है, ढाका, यहां पर भी मैं लिख देता हूं ढाका। याद रखिए, इसकी जो राजधानी, कहने का मतलब इसका मुख्यालय था, मुख्यालय, मुख्यालय क्या था भाई, इसका मुख्यालय लखनऊ था, नवाबों का शहर, ठीक है, इसका मुख्यालय कौन सा था, लखनऊ था। और इनका अध्यक्ष, इनका जो अध्यक्ष है वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क मुश्ताक, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, इतना बड़ा नाम है भाई, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। और जिनका कार्यकाल 1906 से लेकर 1908 तक हुए थे। तो ये कहने का मतलब ये प्रथम थे, ठीक है। उनके बाद आपको देखने को मिलेगा आगा खां, आगा खां, आगा खां एक प्रकार का क्या थे, स्थाई था, 1908 से लेकर, ठीक है, ये पूरी तरह से स्थाई अध्यक्ष थे, क्या थे, आगा खां ये पूरी तरह से स्थायी अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन 1906 से 8 तक बने, और 8 के बाद ये स्थायी कौन होते हैं, आगा खां पूरी तरह से स्थायी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान द्वारा 30 दिसंबर 1906 में ढाका में किया गया। लॉर्ड मिंटो इस समय वायसराय थे, मुख्यालय लखनऊ है इनका, और अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन प्रथम अध्यक्ष थे, और आगा खां उसके बाद ये स्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिए किसके बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है, ये चीजें याद रखिए किसके बारे में, सब मुस्लिम लीग के बारे में। चलो, तो ये आपका हो गया चीजें। आगे जो देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, सूरत अधिवेशन, क्या है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन या जिसको सूरत फुट के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर, ठीक है, ये सूरत अधिवेशन 1900 कब, 7, ठीक है, 1907 में यहीं पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी देखने को मिला, ठीक है, कांग्रेस का
प्रथम विभाजन इसे कहा जाता है, प्रथम विभाजन कहा जाता है। और इस प्रथम विभाजन में जो है गरम दल के नेता की जो विचारधारा है और नरम दल के नेता की विचारधारा है, दोनों में जब फर्क आता है, दोनों में चीजें अंतर आती है, तब ये इस अधिवेशन में, सूरत में होने वाली जो अधिवेशन में क्या होता है, ये विभाजन हो जाता है। जहां पर इनकी अध्यक्ष पद को लेकर कि इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता नरम दल चाहते हैं कि उनके जो सदस्य हैं वो करेंगे, गरम दल चाहते हैं कि उनके जो सदस्य हैं वो करेंगे। इस खींचातानी में, ठीक है, इस खींचातानी में हालांकि नरम दल का नेता क्या है, वो क्या होते हैं, इनका जो है अध्यक्ष करते हैं, आप जानते हैं राज बिहारी घोष, मैं बोस की नहीं बात कर, और राज बिहारी घोष, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी, ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि कौन अध्यक्ष पद बनना चाहते हैं, कौन नहीं चाहते, कौन क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या स्थिति बनती, वो सारी बात देखेंगे। लेकिन एक्चुअल यही बातें हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर, ठीक है, नरम दल के नेता और गरम दल के नेता के विचारों के बीच जो है मतभेद पैदा हो जाते हैं अध्यक्ष पद को लेकर, और इनमें ही गरम दल के नेता और नरम दल के नेता जो है अलग हो जाते हैं। इसी कारण इसको कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा जाता है, क्योंकि सूरत अधिवेशन में हुआ था। और ये जो बातें जो रहेगी, ये नेक्स्ट क्लास में रहने वाली है, ठीक है, किस क्लास में रहेंगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में रहेगी, क्योंकि अभी के क्लास में ये बहुत बड़ा जो है टॉपिक है, ठीक है। तो कम से कम ये आधे घंटे का क्लास होगा, ये खुद सूरत अधिवेशन, ठीक है, आधे घंटे का क्लास होने वाला है, आधा घंटा 20 मिनट खुद लगेगा। तो ये अभी जो है इसको हम देखेंगे कब की भाई साहब, कल की क्लास में, ठीक है। तो ये होगा आप हमारा नेक्स्ट क्लास। चलिए चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें करेंगे। चलिए, नेशनल मूवमेंट आप देख पा रहे हैं 1885 से 1947 तक, और अभी अभी पहुंचे हैं कहाँ पर, 1907। अभी बहुत बड़ा फासला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1907 पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें हम करेंगे और देखेंगे सूरत अधिवेशन। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।